हेलो एवरीवन। मैं हिमानी उपाध्याय। स्वागत है आप सभी का इस शोध श्रृंखला में। पिछली शोध श्रृंखला में हम लोग चर्चा कर रहे थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सामान्य संभावना वक्र क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीसी। आज हम लोग चर्चा करेंगे स्क्रिप्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, विकृत वितरण के बारे में। क्यों होता है, किस लिए होता है और कब होता है, कितने प्रकार का होता है, हम इसका मापन कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कोर्टोसिस क्या होता है, कोर्टोसिस कितने प्रकार का होता है, इसका मापन भी कैसे कर सकते हैं। अगर आप व्याख्यान को ध्यान से सुनेंगे, पूरा देखेंगे, जरूरत पड़ने पर नोट्स लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट जरूर क्लियर होंगे। अगर कोई मन में सवाल आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे लिखकर पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के पश्चात लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एंड इट्स एप्लीकेशन, सामान्य संभावना वक्र, उसके उपयोग, पार्ट टू में हम आज बात शुरू करेंगे स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। विकृत वितरण होता क्या। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में जैसा कि हमने अभी जानने की कोशिश की थी पिछले व्याख्यान में कि जब वितरण बिल्कुल सामान्य होता है, सामान्य से मतलब उसमें मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक, मीन, मीडियन और मोड सेंटर में आते हैं, एक स्थान पर होते हैं, उनमें अंतर नहीं होता है, तब क्या होता है, वो हमारा जो कर्व बनता है वो नॉर्मल कर्व बनता है। तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। परंतु जब मीन, मीडियन और मोड में अंतर आ जाता है, डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है, तो हमारे जो भी हमने आंकड़े एकत्रित किए हैं, प्रदत्त एकत्रित किए हैं, उसमें विकृति होती है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब मध्यमान और मध्यांक और बहुलांक एक स्थान पर नहीं होंगे तो जो भी हमारा प्रदत्त है आंकड़े हैं उनका वितरण सामान्य नहीं होता है। इसको हम कह सकते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इट इज एन एसिमेट्रिकल डेटा सेट। एसिमेट्रिकल मतलब बिल्कुल भी सिमेट्री नहीं है, या तो वो एक दाएं या बाएं किसी भी तरफ वो झुका हुआ है ना। वेयर द डाटा पॉइंट्स क्लस्टर अनइवनली, है ना, मतलब जो मध्य में डेटा ना होकर या तो राइट में या लेफ्ट में इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो या तो राइट में झुक जाता है या लेफ्ट में झुक जाता है टुवर्ड वन एंड ऑफ द स्केल रादर देन फॉर्मिंग अ परफेक्ट मिरर्ड वेल कर्व्ड। ठीक है, जैसा कि एनपीसी होता है, कैसा होता है, परफेक्ट होता है। और मिरर्ड का मतलब अगर हम उसके दो बीच में से इसको मोड़े तो बिल्कुल वो एक के ऊपर एक बराबर आ जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये क्या शो कर रहा है, इट इंडिकेट्स एन इम्बैलेंस कॉज्ड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। मतलब जो भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है या जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उसमें इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है एक्सट्रीम वैल्यू, जो छोर पे जो मान है वो मान बहुत एक्सट्रीम पर है, मध्यमान पे उसमें विचलन बहुत ज्यादा है, विच ड्रैग्स द टेल ऑफ द डेटा फर्दर टू द वन साइड। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब आपका एक्सट्रीम वैल्यू राइट साइड जाता है, लेफ्ट साइड है, जिस साइड जाता होंगे उस साइड आपकी टेल खिंच जाती है, किसकी, आपके कर्व की, नॉर्मल कर्व। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जो बात मैं आपको बता रही थी, व्हेन द मीन, मीडियन एंड मोड फॉल एट डिफरेंट पॉइंट्स, तीनों मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक, तीनों क्या है, अलग अलग बिंदु पे आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, द बैलेंस इज शिफ्टेड टू राइट और लेफ्ट। तब जो आपका कर्व है उसका जो बैलेंस है वो क्या होता है, मुड़ जाता है, या तो राइट साइड मुड़ जाएगा या लेफ्ट साइड मुड़ेगा ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी स्प्लिट। इस तरह के वितरण को हम क्या कहेंगे, वो विकृत वितरण है। वो वितरण कैसा है, विकृत है। वो वितरण कैसा है, स्प्लिट। समझ आ रही बात। जब मीड, मोड, मीडियन क्या हो रहा है, एक जगह पर नहीं आकर अलग अलग स्थानों पर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बैलेंस है कर्व का, पीक जो है वो या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड टर्न हो जाती है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, विकृत वितरण कहते हैं, स्प्लिट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। टाइप्स ऑफ स्प्लिट डिस्ट्रीब्यूशन अब देखेंगे। जो विकृत वितरण है वो कितने प्रकार का होता है। मोटे मोटे तौर पे
मुख्य तौर पे दो प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव स्क्वीनेस, जो से हम कह सकते हैं राइट स्फीयर, नेगेटिव स्क्वीनेस जो लेफ्ट स्फीयर कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव स्क्वीनेस को आप हिंदी में कहेंगे धनात्मक विकृति। ठीक है, धनात्मक विकृति कहाँ आ रही है? धनात्मक साइड। ठीक है, नेगेटिव ऋणात्मक विकृति, ऋणात्मक विकृति किस तरफ है? लेफ्ट साइड, बाईं। ठीक है, लेफ्ट स्पिट। ठीक, समझ में इतनी बात आ रही है? तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव स्पिननेस क्या होती है और कैसे हम इसको पहचानेंगे। जब आपके पास जो भी डेटा है, द बल्क ऑफ डेटा, है ना, जो मैक्सिमम डेटा जहाँ है, समवन पीक बोलते हैं, इज कंसंट्रेटेड ऑन द लेफ्ट, है ना। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर जो मैक्सिमम जो स्कोर्स है, डेटा है, वो कहाँ इकट्ठा हो रहा है? लेफ्ट साइड हो रहा है ग्राफ के। और बट देर इज ए लॉन्ग टेल स्ट्रेचिंग आउट टू द राइट साइड। और तो जो टेल जा रही है, लॉन्ग टेल, वो किस साइड जा रही है आपकी? टुवर्ड राइट साइड। ठीक है, दाहिने तरफ जा रही है। तो टुवर्ड हायर पॉजिटिव वैल्यू, तो टेल किस तरफ स्ट्रेच हो रही है? हायर वैल्यू की तरफ हो रही है ना, +2 और +3 सिग्मा की तरफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पर्सनल इनकम, अगर पर्सनल इनकम की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो पीपल होते हैं ऑन एवरेज, है ना, अधिकतर लोग यहाँ पर देखें जिनकी की औसत इनकम होती है, एवरेज इनकम होती है या एवरेज से कम होती है। परंतु ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, इसका परसेंटेज बहुत कम होता है, जो अन एक्सेप्शनली हाई सैलरीज, है ना, जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा हाई है। ऐसी स्थिति में अगर अपन यहाँ पर पर्सनल इनकम का ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ पर कैसे बनेगा? ये पॉजिटिव स्क्विड वाला ग्राफ बनेगा, धनात्मक विकृति वाला आपका कर्व बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग द राइट साइड। या इसको और समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई टेस्ट पेपर है, टेस्ट पेपर बहुत डिफिकल्ट आया। ठीक है, डिफिकल्ट आया तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हाई स्कोर है, बहुत अचीव करने वाले बच्चे बहुत ही रेयर हो गया, परसेंटेज कम हो गया, फेल वालों का परसेंटेज बढ़ गया, या बिलो एवरेज वाला परसेंटेज बढ़ गया, है ना। तब भी क्या होगा यहाँ पर आपका? ये कैसा हो जाएगा? यहाँ पर राइट स्पिटनेस हो जाएगा। ठीक है, इसको ग्राफ से अपन समझने की कोशिश करते हैं। ये जो ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या शो कर रहा है आपको? ये पॉजिटिव स्पिन। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया, तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो मैक्सिमम स्कोर कहाँ आ गया आपके? इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड, यहाँ पर ये आ गया ग्राफ के राइट साइड। ठीक है, और यहाँ पर ग्राफ के लेफ्ट साइड में ये टेल खिंच रही है। ठीक है, ये तो यही बात यहाँ पर बताई थी। यहाँ पे क्या हो रहा है? बल्क ऑफ डाटा कंसिडर्ड ऑन द लेफ्ट साइड एंड टेल कहाँ स्ट्रेच हो रही है? राइट साइड, है ना। तो जो इसकी पूंछ जा रही है इसकी ग्राफ की, वो जा रही है आपके लेफ्ट साइड ग्राफ। ठीक है, और राइट साइड यहाँ पर आप ग्राफ के क्या हो रहा है? मैक्सिमम स्कोर इकट्ठे हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? मीन है इस तरफ आ रहा है और मोड यहाँ कैसा क्या है, तो दोनों तीनों के बीच में क्या आप देख रहे हैं? स्पष्ट डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है मोड, मीडियन और मीन के बीच में, है ना। ऐसी स्थिति में क्या होता है? मीन का मान क्या होता है? ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। इम्पैक्ट ऑन एवरेज, देखें औसत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? बिकॉज एक्सट्रीम हाई वैल्यूज पुल द एवरेज अपवर्ड, यहाँ पर एवरेज को क्या कर दिया उसने? आगे की तरफ धक्का दे दिया। ठीक है ना, जिससे क्या हुआ? द मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मोड। सॉरी, तो यहाँ पे मीन क्या हो रहा है? यहाँ पर ज्यादा है, बड़ा है, किससे? मीडियन से और मोड से। ठीक है, हायर साइड है तो मीन की वैल्यू ज्यादा है। इसको हम इस ग्राफ इसके द्वारा समझा सकते हैं। मोड इज लेसर देन मीडियन, मीडियन इज स्मॉलर देन मीन। तो हाईएस्ट वैल्यू किसकी है? मीन की। मोड की कम वैल्यू है मीडियन से, ये साइन बना हुआ है, या जिस तरफ है खुला हुआ है इसकी वैल्यू हाई, जिस तरफ बंद है यहाँ पर सिर्फ कम वैल्यू। ठीक है, तो मोड इज वैल्यू ऑफ मोड इज लोअर देन मीडियन एंड द वैल्यू ऑफ मीडियन इज लोअर देन मीन। तो मीन की यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई वैल्यू होगी। इतनी बात समझ में आ गई? राइट स्क्विडनेस में क्या हो रहा है? मीन की वैल्यू मोड से ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव साइड मीन आ रहा है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे किस साइड आ रहा है? यहाँ पर पॉजिटिव साइड आ रहा है, ये किस तरफ? पॉजिटिव साइड, मतलब हायर वैल्यू की तरफ जा रहा है। अब बात करेंगे नेगेटिव स्पिडनेस, लेफ्ट स्पिड, ऋणात्मक विकृति, या यहाँ पर लेफ्ट स्पिड की बात कर रहे हैं। तो एक ऐसी स्थिति में क्या होता है?
जो मेजोरिटी ऑफ डेटा है आपका क्लस्टर्स ऑन द राइट साइड, कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, राइट साइड आ जा रहे हैं, हायर एंड पॉइंट्स विद अ लॉन्ग टेल स्ट्रेच टू द लेफ्ट, है ना, टुवर्ड लोअर वैल्यूज। तो यहाँ पर जो मेजोरिटी है वो कहाँ इकट्ठी हो रही है, आपकी हायर वैल्यू की तरफ इकट्ठी हो गई, और जो रेयर साइड है वो कहाँ जा रही है, टेल स्ट्रेच हो रही है आपके लेफ्ट साइड खिंच रही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या बनता है, यहाँ पर ऋणात्मक या नेगेटिव स्वीटनेस डेवलप होती है, ऋणात्मक विकृति आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब टेस्ट जैसे मैंने बोलता कठिन है, तब बनेगा वहां पे कौन सा स्पीड होगा, वहां पर राइट, पॉजिटिव स्पीडनेस आएगी। परंतु जब आपके पास टेस्ट आपने लिया, वो टेस्ट रिलेटिवली बहुत ही इजी है, तो इन दिस सिचुएशन स्टूडेंट्स को गेट कंसंट्रेटेड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो मैक्सिमम बच्चों के क्या हो रहा है, हाई स्कोर उन्होंने अचीव किए, हाई स्कोर अचीव किया, तो दैट मीन्स हायर वैल्यूज की तरफ वो आ रहे हैं फ्रॉम द मीन। इन दिस स्टेट, if the polygon is drawn, अगर अपन पॉलीगॉन बनाते हैं, the value of the mean will be less than both of them। तो ऐसे स्थिति में मीन की वैल्यू कम आती है हमेशा। ठीक है, इस चीज को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इस ग्राफ से ये देख रहे हैं आप, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर आप देख रहे हैं, तो मैक्सिमम जो वैल्यूज है वो कहाँ इकट्ठी हो रही है, इस तरह। ठीक है, और जो, क्योंकि जब आपने टेस्ट बहुत इजी था, तो मैक्सिमम बच्चों ने कहाँ स्कोर किया, हाई स्कोर किए, तो हायर साइड वैल्यूज इकट्ठी हो रही है। और इधर इस तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, फेल की नंबर जो है बहुत कम है, तो माइनस की तरफ, लोअर वैल्यूज की तरफ बच्चे कम है, तो टेल इधर स्ट्रेच, तो लॉन्ग टेल स्ट्रेच टू द लेफ्ट। ठीक है, और ऐसी स्थिति में मीन यहाँ होता है, सेंटर में मीडियन है, और ये नोड है ना। अब अगर इसको हम देखें, यहाँ पर वैल्यू देखें, इम्पैक्ट देखा इसका एवरेज पे क्या होता है, इम्पैक्ट ऑन एवरेज, बिकॉज दोस लो वैल्यूज आर सो एक्सट्रीम, दे पुल द एवरेज मीन डाउन सिग्निफिकेंटली, है ना। और यहाँ पर जो एक्सट्रीम वैल्यूज है वो आगे की तरफ चली गई, हायर साइड, है ना, और इधर फेल जो थे बहुत कम हो गए नंबर, है, तो सिग्निफिकेंटली मीन की वैल्यू क्या हो जाती है, एवरेज की कम हो जाती है, while the median and most frequently score mode remain high। तो मोड और मीडियन की वैल्यू मीन से ज्यादा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर बोल सकते हैं, मीन इज लेसर देन मीडियन, मीडियन इज लेसर देन मोड। ठीक है, तो मोड की जो वैल्यू है वो सबसे हाई होती है, किस किस स्थिति में, जब आपके पास ऋणात्मक स्पीडनेस होगी। इतनी बात समझ में आ रही है, ऋणात्मक स्पीडनेस होगी, तो यहाँ पर टेल जो स्ट्रेच होगा कैसे तरफ होगा, लेफ्ट साइड, और मैक्सिमम स्कोर जो है वो कहाँ हो रहा है, हायर साइड में चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है आपका किस तरफ मुड़ गया, आपका राइट साइड। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। जब आपकी पॉजिटिव स्पीडनेस है, तब वहां पर मीन की वैल्यू हाई होती है तीनों तीनों में, और नेगेटिव स्पीडनेस में मोड की वैल्यू हाई होती है तीनों से, मीन की वैल्यू सबसे कम होती है, यहाँ पे मीन की वैल्यू हाई है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं स्पीडनेस को हम कैसे मेजर करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो विकृति आई है, उस विकृति का हम मापन करें, तो कैसे मापन कर सकते हैं। इफ मीन, मीडियन एंड मोड, है ना, इनके सबके सिंबल आपको मालूम है, ऑल फॉल ऑन एग्जैक्ट सेम पॉइंट इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, जैसे कि हम शुरू से बात करते चले आ रहे हैं नॉर्मल कर्व में, कि मीन मीडियन मोड क्या है, एक ही पॉइंट पे अगर आ रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हमारा, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल कहलाता है, सामान्य वितरण है ना, क्योंकि वो बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना, उसमें समरूपता है। परंतु however, the greater the difference among these three measures of central tendency, mean, median and mode, में अगर अंतर है ना, और जितना ज्यादा अंतर होगा, उतना ही अधिक हमारी जो वितरण है, उतना ही विकृति उसमें आ जाती है, द ग्रेटर स्पीडनेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, अगर जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उनमें अगर डिफरेंसेस हैं, और डिफरेंसेस जितने ज्यादा बढ़ेंगे, उतनी ज्यादा आपके जो वितरण है, उस वितरण में विकृति बढ़ती जाती है, स्पीडनेस इज इन द डिस्ट्रीब्यूशन इज हायर। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर जो नेगेटिव स्पीडनेस थी, तो मीडियन मोड आर ग्रेटर देन मीन, ये बात अपन ने की थी, है ना, मोड की वैल्यू सबसे हाई होती है, तो मीडियन तो सबसे लास्ट में थी। परंतु पॉजिटिव स्पीडनेस मतलब धनात्मक जब विकृति है, तो ऐसी स्थिति में मीडियन और मोड क्या होते हैं, मीन से कम होते हैं, मीडियन एंड मोड आर लेस देन मीन, है ना, ये बात समझ में, ये समझ चुके, इसके पहले बात समझ में आ गई। तो देयरफॉर इफ द वैल्यू ऑफ, अगर मीन में से अपन मोड की वैल्यू को माइनस करें,
माइनस करने पास हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर अगर नेगेटिव में आ रहा है, इस पे गौर करेंगे। अगर आपने जो भी वैल्यूज है मीन और मोड की, मीन की वैल्यू में से मोड की वैल्यू को माइनस करेंगे, अगर वो वैल्यू माइनस में आ रही है तो वहां पर विकृति कैसी है, स्पिननेस विल बी नेगेटिव, ऋणात्मक होगी वहां पर। ठीक है, अगर नेगेटिव नकारात्मक में आपके अंक आ रहे हैं तो आप कैसी कैसा है वहां पे विकृति, नकारात्मक है, नेगेटिव। the squareness will be negative. If the value of mean minus mode, अगर हम जो वैल्यू देखें मीन प्लस मोड माइनस के, परंतु वो कैसी है, धनात्मक आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो वहां पे स्क्विनेस कैसी हो जाएगी, वहां पर जो विकृति है वो विकृति होगी धनात्मक, द स्क्विनेस विल बी पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ रही है कि हम मीन में से मोड को माइनस करेंगे, हमारे पास अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वहां पे नेगेटिव नेगेटिव स्क्विनेस होगी, है ना, ऋणात्मक विकृति होगी। परंतु अगर मीन में से मोड को माइनस कर रहे हैं और हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, धनात्मक वैल्यू आ रही है, तो ऐसी स्थिति में हमारी जो विकृति है वो कैसी हो जाएगी, धनात्मक विकृति होगी। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। इसको नापने के लिए जो फॉर्मूला को यूज करते हैं, या पहले या तो हम एब्सोल्यूट स्क्विडनेस को नाप सकते हैं, है ना। एब्सोल्यूट स्क्विडनेस जो होती है वो किसके बराबर होता है, मीन माइनस मोड। सिंपली मीन के जो मान है उसमें से मोड के मान को हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कैसे होगी, एब्सोल्यूट। परंतु अगर अगर हम रिलेटिव स्क्विडनेस की बात करते हैं, है ना, अगर हम सापेक्षिक विकृति की बात करें, तो एस के इज इक्वल टू होता है 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। तो ये फॉर्मूला यूज किया, मीन की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, मीडियन की कर ली आपने, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर इनको आप क्या करेंगे, माइनस करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का मान है उससे आप उसको डिवाइड कर देंगे। In this state, the value of relative squareness remain within plus minus 3 sigma। ये कहाँ रहता है, प्लस माइनस 3 सिग्मा के बीच में। जो ग्राफ है आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का ग्राफ है, प्लस माइनस 3 सिग्मा के बीच में आपकी वैल्यूज कहीं भी हो सकती है। ठीक, द फॉर्मूला टू कैलकुलेटिंग कोफिशिएंट ऑफ स्पीडनेस, अगर आप कोफिशिएंट को कैलकुलेट कर रहे हैं स्पीडनेस की तो क्या हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में जब आपको परसेंटाइल दिया हुआ है ना, परसेंटाइल आपके पास है तो आप इजीली वहां पे कोफिशिएंट ऑफ स्क्विडनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला है P90 प्लस P10 डिवाइडेड बाय 2 माइनस P50। ठीक है, तो यहाँ P क्या है, परसेंटाइल है, मैं परसेंटाइल 90 परसेंटाइल 10 को आपने ऐड किया तो उससे डिवाइड किया वैल्यू को, और यहाँ पे P मतलब परसेंटाइल 50 को फिर माइनस किया, तो जो वैल्यू आ रही है वो क्या कहलाती है, आपकी कोफिशिएंट ऑफ स्क्विडनेस। परंतु अगर आपको परसेंटाइल की जगह क्या दिया हुआ है, डिसाइल दिया हुआ है, डिसाइल दिया हुआ तो फॉर्मूला जाएगा D9 प्लस D1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस D5। बात वही उसी तरीके से, बस उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट ऑन करेंगे। इतना करने के बाद आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर शॉर्ट नोट भी आता है तो आप इस चीज को पूरा लिख के समझा सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात करती हूँ कोर्टोसिस। कोर्टोसिस को हिंदी में कहते हैं काकुत्दता, काकुत्दता। ठीक है, कोर्टोसिस, कोर्टोसिस को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कोर्टोसिस। जब क्या हो रहा है, कर्व ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्लैट और पीक्ड, जब आपने नॉर्मल कर्व बना रहे हैं तो वो नॉर्मल कर्व ना बन के बहुत ज्यादा नुकीला बन रहा है या बहुत ज्यादा चपटा बन रहा है, प्लेटू जैसा, पठार जैसा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, देन दैट कर्व इज नॉट कॉल्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, समान संभावना वक्र वो नहीं कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं उसको, कोर्टोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्टोसिस क्या हो रहा है, जब आपका पास जो भी ग्राफ आप बना रहे हैं वो ग्राफ बहुत अधिक नुकीला बन रहा है, बहुत ही हाई पीक उसकी बहुत हाई लेवल पे जा रही है, या उसकी पीक बिल्कुल डाउन हो गई, नीचे फ्लैट हो गई, तो प्लेटू जैसे। अब देखिए कोर्टोसिस कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ कोर्टोसिस। कोर्टोसिस मोटे तौर पे 3 प्रकार का होता है मुख्य तौर से, मीजोकोर्टिक, मीजोकोर्टिक हिंदी में भी आप ये लिखेंगे मीजोकोर्टिक, जिसको हम कह सकते हैं ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, इसका शेप बिल्कुल स्टैंडर्ड होता है, मॉडरेट बेल्ट का होता है। ठीक है, इसकी जो टेल दोनों साइड होती है नॉर्मल होती है, एंड मीडियम आउटलेयर्स होते हैं, मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज बहुत ज्यादा हाई और उसमें नहीं जा रहे हैं, वैल्यूज है एक्सेस कोर्टोसिस इक्वल एग्जैक्टली 0।
ठीक है ना। तो वैल्यूज जो है, एक्सेस कोटोसिस ना तो बहुत ज्यादा हाइट पे जा रहा है ना ज्यादा फ्लैट हो रहा है, नॉर्मल कर्व है। तो ये कैसा कर्व होगा, मीजोकोटो को बोल सकते हैं अपन, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कह सकते हैं इसको, ठीक है। परंतु जब आपका पास जो भी का डिस्ट्रीब्यूशन है, उस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आप ड्रॉ कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा नुकीला बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कहलाता है, लैप्टोकोर्टिक। क्या कहलाता है वो, लैप्टोकोर्टिक। जिसको आप कह सकते हैं हाई कोर्टोसिस, उच्च प्रकार का कोर्टोसिस होता है। यहाँ पर सेंटर पे बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ने से वो नुकीला हो जाता है। तो शेप कैसा हो जाता है, एक्सट्रीमली शार्प एंड टॉल। ऊंचाई ज्यादा हो जाती है, शार्प हो जाती है सेंट्रल पीक की। और टेल जो है कैसा है, थिक और हैवी टेल हो जाती है नीचे की तरफ। वैल्यूज एक्सेस कोटोसिस इज ग्रेटर देन जीरो। तो एक्सेस कोटोसिस क्या होगा, जीरो से ज्यादा हो जाता है। जबकि मीजोकोटोसिस में क्या होता है, एग्जैक्टली जीरो होता है। यहाँ पर विकृति नहीं के बराबर होती है। तीसरा प्रकार है प्लेटिकोटिक, लो कोटोसिस। यहाँ पर प्लेटिकोटिक होता है, जो इसको अपन बोल सकते हैं जो प्लेटू से प्लेटी बनाया है, या पठार, हिंदी में कहते हैं पठार जैसे। जब आपका काफ कैसा बन रहा है, पठार जैसा, बिल्कुल चपटा। तो फ्लैट, लो, स्प्रेड आउट पीक, ठीक है ना। ये कैसा होता है, फ्लैट हो जाता है और लो है और नीचे की तरफ ज्यादा फैला हुआ है। टेल कैसी है, थिन है, लाइट टेल है ना, नीचे की तरफ ऐसी फैली हमारे। और जो वैल्यूज है, एक्सेस कोटोसिस लेस देन जीरो। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या हो जा रही है, कोटोसिस से कम हो जा रही है, नेगेटिव, नकारात्मक, ऋणात्मक हो जा रही है। ठीक है। तो ये तीन प्रकार मैंने आपको बताया, मीजोकोटिक, लैप्टोकोटिक और प्लेटिकोटिक। मीजोकोटिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लैप्टोकोटिक बहुत हाई होता है, नुकीला बनता है, और जो प्लेटिकोटिक होता है ये चपटा बनता है, पठार जैसा, है ना, प्लूटो जैसा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इससे डिफरेंस समझ सकते हैं। इसको अगर अपन और देखें तो ग्राफ से ज्यादा आसानी से समझ में बात आ जाएगी। तो ये ग्राफ बनाया है मैंने, आप देख रहे हैं इसमें तीन ग्राफ बने हुए हैं। एक ग्राफ ब्लू कलर से बना हुआ है जो कि हाई जा रहा है, ये कौन सा है, ये लैप्टोकोटिक है, हाई और फ्लैट, ठीक है। दूसरा जो डैश डैश बना हुआ, डॉट डॉट में आप देख रहे हैं ये बना हुआ है, ये कैसा, बिल्कुल नॉर्मल कर्व जैसा दिखाई दे रहा है, घंटी के आकार का है, इसे कहते हैं अपन मीजोकोटिक, ठीक है। और रेड कलर में आप देखिए जो बना हुआ ग्राफ, ये बहुत चपटा बैठा हुआ ग्राफ है, प्लेटिकोटिक, पठार जैसा दिखाई पड़ रहा है। तो कोटोसिस तीन प्रकार का होता है, लेप्टो, मीजो और प्लेटिकोटिक। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका मापन आप कैसे कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ कोटोसिस। कोटोसिस का मेजरमेंट के लिए क्या होता है, क्यू इज ए क्वार्टाइल, है ना, क्वार्टाइल डेविएशन डिवाइडेड बाय P90 माइनस P10। क्यू तो मैंने आपको बताया क्वार्टाइल डेविएशन है, चतुर्थांक विचलन, और पी परसेंटाइल, ठीक है। आपके पास परसेंटाइल अगर दिया हुआ है, आपको क्वार्टाइल डेविएशन पता है, तो आप कोटोसिस की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ कोटोसिस होती है, इस डिपेंड्स ऑन वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन इज लैप्टोकोटिक और प्लेटिकोटिक, है ना। निर्भर किस में करता है, वैल्यू ज्यादा होगी, कम होगी, कितनी होगी, तो ये लैप्टोकोटिक है या प्लेटिकोटिक बन रहा है आपका कर्व, उसके ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल कर्व बनता है, एनपीसी बनता है, वहां पर कोटोसिस की वैल्यू होती है 0.263, ठीक है। जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सामान्य वितरण है, सामान्य वितरण में कोटोसिस की जो वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू 0.263 होती है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर वैल्यू आ रही है तो आपका ग्राफ कैसा बन रहा है, प्लेटिकोटिक। परंतु अगर स्मॉलर वैल्यू आ रही है तो कैसा होगा आपका ग्राफ, लैप्टोकोटिक होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो आप इससे आपको समझ में आ जाता है कि आपका कोटोसिस कितना है, हाई लेवल पे है, नेगेटिव साइड है, या स्मॉलर वैल्यू है, या ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं क्या कारण होते हैं जिन कारणों से कोटोसिस या स्पिटनेस होती है। जब जब आप अपने आंकड़ों को एकत्रित करते समय, है ना, जब भी हम कोई डेटा कलेक्शन के लिए जाते हैं तो सामान्यतः आप कोई क्वेश्चनर, इन्वेंट्री यूज करते हैं, ठीक है। परंतु आपने जो इन्वेंट्री यूज किया, जो क्वेश्चनर यूज किया, जो टेस्ट यूज कर रहे हैं वो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड है। अचीवमेंट टेस्ट भी निकाल रहे हैं अगर आप, तो आपने कैसा यूज किया उसको, नॉन स्टैंडर्डाइज, आपने अप्रमाणीकृत टेस्ट का प्रयोग किया। तो यहाँ पर क्या होगा, वेरी सिंपल और टू मच डिफिकल्ट होने की संभावना बढ़ जाती है।
या तो आपका जो आपने टेस्ट खुद बना दिया है बहुत सरल भी हो सकता है, बहुत कठिन भी हो सकता है, कोई उसकी पैमाना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वहां पर आपका जो स्कोर्स है वो हाई आने के और लो होने की संभावना बढ़ जाती है, और वितरण में विकृति आ जाती है। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा हो जाता है आपका, इसमें स्पिडनेस आ जाती है। ठीक है। दूसरी बात, आप जब सैंपल इकट्ठा करते हैं, सैंपल इकट्ठा करते समय सैंपलिंग एरर आती है। सैंपलिंग एरर थोड़ी बहुत ठीक है, परंतु बहुत हाई लेवल पर सैंपलिंग एरर अगर हो रही है, तो ऐसी स्थिति में पोटोसिस और स्पिडनेस के होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरी बात, जब आप टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, जब आप अपने टेस्ट को या क्वेश्चनर को, इन्वेंटरी को प्रशासित कर रहे हैं, ठीक है, तब बच्चे क्या कर रहे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया तो बच्चों ने आपस में एक दूसरे से पूछ पूछ के कॉपी कर दिया है ना, इज कॉपीड बाय सब्जेक्ट्स। तो ऐसी स्थिति में संभावना क्या होती है, सब बच्चों का एक से आंसर आ रहे हैं, तो वहां पर भी आपके पास जो वितरण है उसमें विकृति आ जाती है, स्पीडनेस आ जाएगी। डिफेक्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड करेक्शन ऑफ टेस्ट, आपका प्रशासित करते समय गड़बड़ियां हो रही है, या आपने जो टेस्ट का चेकिंग कर रहे हैं, चेकिंग करते समय भी आपकी प्रॉपर चेकिंग नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में भी कोर्टोसिस और स्पिडनेस होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो बात की, आप मैं सोचती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोर्टोसिस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, और क्या कारण है जिनके कारण से ये हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप आसानी से फिर लिख सकते हैं। इस ग्राफ को अगर आप ध्यान में रखेंगे, इस ग्राफ के थ्रू आप थोड़ा सा एक दो बार बना लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, तो इसका यूज कर सकते हैं आप आसानी से और अपनी बात को समझाने की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीजें, दोनों चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे लिख के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, उस लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की बात शुरू करेंगे। थैंक यू।